7 एक्शन। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है। देखिए परिणाम, और दूसरी तरफ नरसिम्हा राव की अनदेखी का आरोप लगातार लगता है कांग्रेस पार्टी पर। उस पर भी जवाब दीजिए। पीएम तक ने इस पर चर्चा की थी। दोनों तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंजना जी, परिणामों के पहले नाकामी मत थोप दीजिए हम पर। मैंने देखा तो नहीं, मैं सुन रहा था, एक एयरपोर्ट पर था, शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गया था। आप बता रही थी कि 46% बिहार के लोग नीतीश बाबू को नापसंद कर रहे हैं, एनडीए को नापसंद कर रहे हैं। और आपने कहा कि 7% का अंतर है पसंदगी नापसंदगी में, 5-5% पर सरकार बदल जाती है। खैर, जो भारत रत्न दिया है भारत की सरकार ने, मैं उसमें चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन जी, नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सभी के प्रति मैं साधुवाद करता हूं। मगर सत्ता का भय जब सता रहा है, सत्ता का खतरा आने का मंडरा रहा है, तो इनको चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जी और स्वामीनाथन जी को याद आ रहे हैं। मैं जयंत चौधरी जी का बताया कि दिल जीत लिया। अरे दिल जीतने के लिए नहीं जयंत साहब, ये दल को जीतने का काम है। आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नीतीश बाबू को तोड़ लिया। और जिस दिन जातिगत जनगणना के निष्कर्ष नीतीश बाबू घोषित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी उस दिन कह रहे थे कि ये पाप है, उसकी पाप से तुलना करते थे। जो कर्पूरी ठाकुर का स्वप्न था कि जितनी आबादी उतना हक, उसके खिलाफ काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देती है तो इससे साफ परिलक्षित होता है। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जार जार रो रही होगी। उनके पोते को लहू लुहान कर दिया, हाथरस में मार मार के। उनके सारे जाट समुदाय के जितने उनकी पार्टी के लोग थे वो लहू लुहान कर दिए गए। किसानों की राह में कील और कांटे बिछा दिए गए। 700 किसानों ने शहादत दी। चौधरी चरण सिंह क्या इस बात से प्रसन्न होंगे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या स्वामीनाथन जी इस बात से खुश होंगे कि 14 के पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण देते थे कि स्वामीनाथन का C2+50 दूंगा, उसको एक्सप्लेन करते थे कि उसकी मेहनताना दूंगा, उसकी इनपुट कॉस्ट दूंगा, उसकी जमीन का किराया दूंगा। लेकिन आज स्वामीनाथन कमीशन की बात तो दूर, समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी बनाने को तैयार नहीं। किस मुंह से आप महिमा, मैं तो हतप्रभ रह गया आज। कैसे जार जार फूल झड़ रहे थे सुधांशु जी के मुखारविंद से नरसिम्हा राव जी के लिए। अरे आग उगलते थे, मेरे साथ शो में थे। इन्होंने क्या आरोप लगाया? इन्होंने आरोप लगाया कि नरसिम्हा राव वही नरसिम्हा राव है जिन्होंने कहा था कि मस्जिद फिर से बनाएंगे। अरे कल तक जो आप आलोचना से बाज नहीं आते थे, आज महिमा मंडन कर रहे हैं। तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता थे। इनकी कथनी और करनी का अंतर देखिए। जिस पर आरोप लगाते थे रोज कि सरयू का पानी रक्त रंजित कर दिया, वो नपेंद्र मिश्रा जी को राम नाम की कमेटी में सर्वोच्च स्थान दे दिया। मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाते थे, उन मुलायम सिंह जी को इन्होंने सर्वोच्च अवार्ड से नवाज दिया, पद्म विभूषण दे दिया। जिस पर आरोप लगाया इन्होंने, ये तो पहले कहावत थी चोरी और सीना जोरी, इन्होंने उस कहावत को बदल दिया। इन्होंने सीना जोरी से चोरी प्रारंभ कर दी। ये राजनीतिक दल चुराने लगे हैं, ईडी के माध्यम से सीना जोरी करते हैं। आप देखिए, शिवसेना को चुरा लिया, एनसीपी को चुरा लिया। जिस पर भ्रष्टाचार के सीना जोरी की, ईडी से आरोप लगाए, वो पार्टी तोड़ दी। अरे इतने डरे हुए क्यों हैं आप? एक अकेले राहुल गांधी से इतने भयाक्रांत हैं? अरे आप अगर इतना आत्मविश्वास है आप में तो लड़ते ना चुनाव। दलों को तोड़कर फिर भी आने वाले नहीं हो, ये ध्यान रख लो। अगर राम लहर के नाम पर भी 18 सीटें कम बता रही हैं अंजना ओम कश्यप जी अपने चैनल पर, तो ये चुनाव आते आते परिस्थितियां बदल जाएगी। सुधांशु जी याद रखिएगा, आप जी कहेंगे आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके एक तो इतने धाकड़ नेताओं को बुलाएगी तो सारा समय वो ले जाते हैं। तो थोड़ा सा जो भी थोड़ा मोड़ा समय है, मैं उसमें आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ। इसमें से 2 महानुभावों से मिलने की मुझे भी सुअवसर मिला। नरसिंह राव साहब के साथ मैं नवंबर 1991 में जर्मनी गया था और वहाँ पर एक बड़ा अद्भुत वाकया हुआ था। वो वहाँ के मुख्य इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने बुलाया था और वो चाहते थे कि वो लोग देश में निवेश करें। आज जब निवेश की बात होती है तो लोग भूल जाते हैं कि नरसिंह राव ने उसमें क्या मेहनत की थी। हाँ। तो उसमें एक ने कहा कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा देयर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क इन योर कंट्री। तो उन्होंने कहा बट देयर इज एक्यूट स्केयरसिटी एंड वी आर डेफिनेटली
एनवायरमेंट लवर, तो जस्ट डोंट वरी। आज की जो दुनिया है अंजना जी, जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, उसमें नरसिंह राव और मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, उस जोड़ी का। तो मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल फॉलआउट भी है। कल आपका सर्वे बता रहा था कि टीडीपी को 17 सीटें मिल सकती हैं, और अगर टीडीपी और बीजेपी मिलते हैं, उस जमाने में पता नहीं कितने, सुधांशु जी को याद होगा और दुबे जी को भी और त्यागी जी को तो यकीनन, कि लोग उन्हें तेलुगु बिड्डा कहते थे नरसिंह राव को। तो तेलुगु बिड्डा का कुछ अगर साथ सहारा मिलता है तो शायद फायदा मिल जाए। चौधरी चरण सिंह के बारे में तो कुछ कहना ही इसलिए नहीं है क्योंकि चौधरी चरण सिंह का काम भी था, लेकिन वो राजनेता बहुत बड़े थे, और आज पूरे जाट लैंड में सारी राजनीति चौधरी साहब के नाम के इर्द गिर्द घूमती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो भी चौधरी साहब की जय बोलते हैं। यू आर राइट ब्रो। तो मैं यकीनन इस बात को मानूंगा, इट्स ए गुड मास्टर स्ट्रोक। चुनाव से कुछ महीने पहले स्वामीनाथन, मुझे उनसे मिलने का बहुत अवसर मिला कई बार, मैं बहुत गौरवान्वित हूं। लेकिन स्वामीनाथन जैसे लोगों को इतने दिनों बाद भारत रत्न मिलना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये काम पहले होना चाहिए था। और एक बात और, त्यागी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अकेले स्वामीनाथन ने नई क्रांति की थी, हरित क्रांति की उस सरकार को भी याद रखना चाहिए जिसकी अगुवाई में वो हुई थी। अगर आज कोई भी किसी भी चीज का श्रेय लेता है तो वैज्ञानिकों के साथ साथ उस राजनेता को भी याद किया जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अंजना जी, दो चीजें मैं कहूंगा, और सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं त्यागी जी से, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिलता है तो ये हम पत्रकारों का यह दायित्व भी है कि इतिहास में जाके ब्रूटल असेसमेंट करें, और इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर कोई बुरा मानता है तो मैं मानूंगा उसके अंदर इतिहास बोध भी नहीं है। दो चीजें हैं, जो बातें त्यागी जी ने कही है, जो बातें सुधांशु जी ने कही है, जो बातें अभय जी ने कही, मुझे उससे कोई नाइतफाकी नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं के जीवन में कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं, और चरण सिंह के जीवन में डिफाइनिंग मोमेंट वो था जब हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत ही मजबूत विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था, और उसकी सरकार बनी थी, और एक नई धारा इस देश के अंदर बन सकती थी 1977 के बाद। उस धारा को अवरुद्ध करने का काम अगर किसी ने किया था तो उनका नाम था चरण सिंह। मुझे लगता है इसका भी असेसमेंट होना चाहिए, और यह ईमानदारी के साथ असेसमेंट होना चाहिए। अगर मोरारजी देसाई की वो सरकार अगर चल गई होती 5 साल, तो क्या इस देश की राजनीति बिल्कुल बदल नहीं गई होती? क्या 2 पार्टी सिस्टम मजबूती के साथ काम नहीं करता? और क्या जो उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या मिसेस गांधी का जी की का असैसिनेशन हो, या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद हो, क्या वो सारी समस्याएं दूसरे तरीके से नहीं देखी जा सकती थी? तो मैं चाहूंगा कि त्यागी जी को इस बारे में बिल्कुल स्पष्टता के साथ करना चाहिए कि आखिर मोरारजी देसाई को सरकार को किसने गिराया था, और सिर्फ 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, पहले अकेले प्राइम मिनिस्टर हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने संसद का मुंह नहीं देखा। इसका भी तो असेसमेंट होना चाहिए। और अगर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर इसका असेसमेंट हम नहीं करेंगे तो क्या ईमानदारी के साथ हम किसी बात को करेंगे? दूसरी बात, अभी एम एस स्वामीनाथन जी की बात हो रही थी, शायद त्यागी जी इस बात को भूल गए कि दरअसल जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी वो अटल बिहारी वाजपेयी, माफ करेगा, लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुई थी। क्योंकि जब चीन के युद्ध के बाद जब लड़ाइयां शुरू हुई थी, तो उसके बाद भारत के अंदर जो अमेरिका ने अनाज रोकने के बारे में बातचीत की थी, तब ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या भारत को अनाज के मामले में नंबर 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तब लाल बहादुर शास्त्री ने शुरुआत की थी, सी सुब्रमण्यम उस वक्त वित्त मंत्री, उन्होंने शुरुआत की थी, और एम एस स्वामीनाथन ने उसको लागू किया था। और अगर इंदिरा गांधी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया होता तो क्या आज स्वामीनाथन नहीं कर पाते? इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दिक्कत क्या है कि जो तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं वो सिर्फ यूनिडायमेंशनल, एकांगी तरीके से, जब वो एक पार्टी के साथ होते हैं तो उसकी गाथा गाते हैं, जब दूसरी पार्टी के साथ होते हैं तो दूसरी तरीके से गाथा गाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रश्न आपसे आशुतोष जी पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब आप दे देंगे तो स्पष्टता बहुत आ जाएगी लोगों के मन में भी जो आपको सुन रहे हैं, कि भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को भी मिला है जिन्होंने इमरजेंसी लागू किया था। तो क्या वो भारत रत्न भी गलत था? क्योंकि डिफाइनिंग मोमेंट
कि अगर आप बात करें। अगर मैंने, आप मुझे मिसकोट मत करिए, मैंने कभी नहीं कहा कि भारत रत्न मिलना गलत था। मैंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो इतिहास में उनका ब्रूटल असेसमेंट होना चाहिए। तो भारत रत्न मिलना चाहिए ना। मेरी बात सुन लीजिए, जो सभ्यताएं और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का ब्रूटल असेसमेंट नहीं करती हैं, वो हमेशा उन गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त होती हैं। सुधांशु जी जवाब, इसलिए मैं एक मिनट, आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया। हाँ। इंदिरा गांधी का जब असेसमेंट करेंगे तो इमरजेंसी के बगैर इंदिरा गांधी का असेसमेंट नहीं हो सकता, और उस इमरजेंसी लगाने की जितनी तीखी निंदा होनी चाहिए होगी। लेकिन इंदिरा गांधी के असेसमेंट करते समय हमें 1971 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। यहां आप सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं और पूरे देश के अंदर कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के घुस को मारा, और वहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, और भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। कराली बेइज्जती। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा, एकदम छोटा सा। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि 1989 में जो भूमिका इंदिरा गांधी की थी चरण सिंह की सरकार को गिराने में, मार्क माय वर्ड, 2024 के चुनाव के बाद वही भूमिका नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की होगी बिहार के अंदर। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बात हो गई, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स रख रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा। अंजना जी, मुझे लगता है केसी त्यागी जी को मुझे ये बताना पड़ेगा कि संजय गांधी के पास चरण सिंह का सारा हिसाब लेकर कौन जाया करते थे। त्यागी जी आज यहां बैठे हुए हैं, त्यागी जी को इस बात का बताना पड़ेगा कि क्या वो त्यागी जी थे कि नहीं थे, जो संजय गांधी के लगातार टच में थे और चरण सिंह और इंदिरा गांधी को करीब लाने वालों में थे, और सरकार गिराने में अगर किसी का रोल था मोरारजी देसाई का, तो उसमें केसी त्यागी का भी हाथ था। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सॉरी, आवाज मुझे नीचे करनी होगी। वेट फॉर योर टर्न। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इंदिरा जी को भारत रत्न पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के साहसपूर्ण निर्णय की वजह से 71 में दिया गया और इमरजेंसी 75 में लगी। क्यों सुधांशु जी इतिहास से प्रतिशोध लेते हो? वो कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। चीन जो हमारा अधिकृत कश्मीर है उस पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन की सेना हमारे यहां घुसी। और त्यागी जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं भी आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपने सबसे पहली बात की कि इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स का पहला कदम चौधरी चरण सिंह जी ने उठाया, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी जी जो सामूहिक रूप से सबने किसानों के हक में जमीन का कानून बनाया था, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने की कोशिश की, तो चरण सिंह जी की आत्मा आहत नहीं होगी? 150 रुपए का किसानों का बोनस बंद कर दिया। अभी अंजना जी मिलेट का बड़ा राग अलाप रही थी। मिलेट की स्थितियां यह है कि ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सिर्फ 0.26% खरीदी है, बाकी बड़े बड़े आपकी क्या दुश्मनी है भाई? ओने पोने ध्यान में। एक सेकंड जरा दुबे जी को दिखाइए। दुबे जी क्या बोले? मिलेट का बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अगर आप रही थी, अरे मिलेट से भी दुश्मनी हो गई आपकी। मिलेट की प्रशंसा करने में क्या दिक्कत है? नहीं, मिलेट तो इस देश का किसान उगाता है, चूंकि प्रधानमंत्री किसानों के खिलाफ मोदी सरकार तो आप कह रहे हैं राग अलाप रही है। मिलेट में प्रधानमंत्री जी, हाँ बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये सवाल पूछिए सरकार से कि मिलेट उत्पादित करने वाले किसानों से कितनी समर्थन मूल्य पर फसल खरीद रही है। 0.26%। 491 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ, 1.28 लाख टन मोदी जी ने खरीदा। कौन खरीद रहा है पूछिए ना एक बार। वो बड़े धन्ना सेठ, और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सीएसीपी ने रिकॉर्ड पर यह कहा है कि जब किसानों की फसलें आने वाली होती है तो मोदी सरकार खरीदा हुआ अनाज बाजार में उतार देती है और प्राइसेस क्रैश करती है। तो किसानों के खिलाफ जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए, क्या हक है उनको कि वो चौधरी चरण सिंह जी का? ये सिर्फ, मैं तो आखिरी वीडियो एक सुनाना चाहता हूं जैन जी, इसको गौर से सुनिएगा। चवन्नी पर आज खूब चर्चा हो रही है। दिस इज बिजनेस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।